नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवमाश कुंडली यानी D9 चार्ट के बारे में, जिसे वैदिक ज्योतिषी में जन्म कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विभाजित चार्ट माना जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जन्म कुंडली में दिखाए जाने वाले जो योग हैं, जो संभावनाएं हैं, क्या वास्तव में हमारे जीवन में घटित होंगी या फलित होंगी? क्या जो राजयोग हम D1 चार्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सचमुच हमें सफलता देंगे या नहीं देंगे? क्या विवाह के बाद भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति के योग वास्तव में हमारे जीवन में साकार होंगे या नहीं होंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें नवमाश कुंडली से प्राप्त होते हैं, यानी D9 चार्ट से। इसे समझने के लिए आप D1 चार्ट यानी राशि चार्ट को शरीर और D9 चार्ट यानी नवमाश चार्ट को हम आत्मा या आंतरिक शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। जन्म कुंडली में हमें बाहरी परिस्थितियों के बारे में और संभावनाओं के बारे में बताती है, जबकि D9 चार्ट यानी नवमाश कुंडली हमें यह बताती है कि उन संभावनाओं में वास्तविक शक्ति कितनी है और वो जीवन में किस सीमा तक हमारे लिए फलित होंगे। क्योंकि नवमाश कुंडली केवल एक विवाह का चार्ट नहीं है कि केवल हमने विवाह के लिए देखना है, बल्कि यह जो चार्ट होता है यह व्यक्ति के वार्षिक भाग्य, धर्म और जीवन की मेच्योरिटी के बारे में बताता है। आपकी रिलेशनशिप में कितनी गुणवत्ता रहेगी, कितनी आप आत्मिक विकास कर पाएंगे, ये चार्ट हमें वो बताता है। या यूं कहें कि सरल शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ कि D1 चार्ट हमें बताता है कि हमें क्या प्राप्त हो सकता है, जबकि D9 चार्ट यह बताता है कि हमें वास्तव में उस क्षमता को कितनी दूर तक हम ले जा पाएंगे। यदि आप नवमाश कुंडली का वास्तविक महत्व और उसके रहस्य और उसके गहरे ज्योतिषीय विश्लेषण को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण विषय। D1 चार्ट यानी राशि कुंडली में लग्नेश, द्वितेश एंड एकादेश यानी लग्नेश, सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड D9 नवमाश के अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह बहुत गहरी और कार्मिक स्थिति मानी जाती है। यह योग जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन स्ट्रगल और अचानक बदलाव का कारण होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लग्नेश के बारे में। लग्नेश यानी आपका शरीर, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका लाइफ डायरेक्शन क्या है। सेकंड लॉर्ड यानी धन के बारे में, जो हमें परिवार के बारे में, हमारी क्या वाणी है, हमारी क्या वैल्यूज है घर में, ये बताता है। 11th लॉर्ड बताता है इनकम के बारे में, गेन्स के बारे में, हमारी नेटवर्किंग के बारे में। D9 का 8th हाउस सडन इवेंट्स को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, हिडन कर्मा और रिसर्च को बताता है। जब ये तीनों ग्रह नवमाश के यानी D9 चार्ट के 8th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में जीवन में अचानक बदलाव आना ही आना है। ऐसा व्यक्ति का जीवन कभी सीधा नहीं चलता, उसे कभी तो राइज मिलेगा, कभी डाउनफॉल मिलेगा। इनकम स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल इनकम रहती है। रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। लाइफ में बार बार नई दिशा मिलती है, बार बार ये सोचना है कि ये अभी हमें ये करना चाहिए, अब हम ये करेंगे, एक दिशा मिलती है लाइफ में। व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि उसको रीबर्थ टाइप एक्सपीरियंस भी ऐसे में इन लोगों को देखने को मिले हैं। धन, इनकम में हिडन स्ट्रगल्स हमें उनको लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकंड और 11th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना बताता है कि ऐसा पैसा जो होता है, मनी, धन अचानक आता है और अचानक ही चला जाता है। इनहेरिटेंस या हिडन वेल्थ के योग भी बनते हैं, क्योंकि सेकंड एंड 11th लॉर्ड का 8th में जाना इंश्योरेंस, टैक्स, रिसर्च से, ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, साइकोलॉजी से गेन दिखाता है। फैमिली सपोर्ट भी लोगों की अनस्टेबल हो सकती है। अगर यही ग्रह अफेक्टेड है, तो ऐसे में क्या होता है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, थोड़े से सेविंग इशू स्टार्ट होते हैं, सेविंग कम होती है, खर्चे ज्यादा होने लग जाते हैं। ट्रस्ट इशू होते हैं मनी में, लोगों को पैसा उधार देते हैं लेकिन ट्रस्ट इशू सामने आ जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मैरिज के बारे में, क्योंकि मैरिज के बाद ही इनकी डेस्टिनी अपने आप ही बदल जाती है। D9 का जो 8th हाउस होता है, वो उसके स्पाउस के कारण उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। विवाह के बाद उनको लाइफ की डायरेक्शन उनकी बिल्कुल ही बदल जाती है।
जो शादी से पहले होते हैं और शादी के बाद बिल्कुल चेंज होता है। जो उनका स्पाउस होता है वो मिस्टीरियस पर्सन होता है, यानी उसको वो जान नहीं पाता कि वो सोच क्या रहा है उसका स्पाउस। इमोशनली ऐसे लोग इंटेंस हो सकते हैं, और मैरिज के बाद ही ऐसे लोग स्पिरिचुअल बन जाते हैं। कई बार सेपरेशन की फीलिंग भी आती है या इमोशनल डिस्टेंस भी आता है। अगर यही प्लेनेट बेनिफिट के साथ बैठे हैं या दृष्टि में है, तो ऐसे लोगों को स्पाउस से जीवन बदलने वाला भी साबित होता है। ऐसे लोग ओकल्ट और हिडन नॉलेज की तरफ भी अट्रैक्शन होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ये योग अक्सर व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में भेजता है, तंत्रा में भेजता है, साइकोलॉजी में भेजता है और हीलिंग में भी भेजता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे लोग जाने का उनका मन करता है। मेडिटेशन भी ये लोग घर पर ही बैठकर करते हैं, लेकिन करते जरूर है, क्योंकि उनको अंदर उनको ये जानना होता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं और हमारे अंदर की फीलिंग क्या है। वो ये लोग जाने ऐसे लोग ना इन चीजों की तरफ खींचते हैं, या यूं कहें कि हिडन साइंस की तरफ ऐसे लोग खींचते चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं सरफेस नॉलेज की तरफ, यानी ऊपरी नॉलेज से संतुष्ट नहीं होते, उनको डीपली नॉलेज की तरफ जाना होता है कि असल में डीप नॉलेज कहते किसे हैं, कैसे जाएं, और उसको जानने के लिए बड़े इंटरेस्टेड भी होते हैं। या यूं कहें कि ऐसे लोग ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ उनका बहुत बड़ी उनकी थीम होती है, क्योंकि लग्नेश का 8th हाउस में जाना, D9 के 8th हाउस में जाना, D1 का लग्नेश का D9 के 8th हाउस में जाना व्यक्ति को के लाइफ में कई बार खुद को उसको बदलना पड़ता है। वो जैसे पहले था उसकी पर्सनैलिटी में चेंज अपने आप ही आता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है, सोचने की थिंकिंग चेंज हो जाती है। जिस चीज को पहले किस ढंग से सोचता था, शादी के बाद उसको दूसरे ढंग से सोचता है। स्पिरिचुअलिटी में उसको ग्रोथ मिलती है। आइसोलेशन फेस फेस करता है, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है और उसको अच्छा भी लगता है। ये चीजें वो रीबर्थ से लेकर आते हैं, ये सब उसके लाइफ के थीम बन जाते हैं। अगर यही शुभ ग्रह हो, अगर शुभ ग्रह साथ में बैठा हो, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइस भी प्राप्त मिलते हैं। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट मिल जाए, या वीनस कुंडली में स्ट्रांग हो, या लग्नेश और नवमांश भी स्ट्रांग हो, तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल के बाद बहुत पावरफुल बन सकता है। बहुत पावरफुल योग भी होते हैं ऐसी कुंडली में। या यूं कहें कि जो ऐसे लोग होते हैं, वो लोग अपनी हिडन टैलेंट जो होता है ना उनमें, उसमें वो राइज भी करते हैं। रिसर्च बेस्ड करियर में जाना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हैं। अगर यही ग्रह अगर पाप प्रभाव में हो, पाप युति में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, राहु की आ रही हो, शनि की आ रही हो, जब बाहर से वो बैडली अफ्लिक्टेड करें, तो वही ट्रस्ट इशू सामने आते हैं। मेंटल स्ट्रेस भी उनको मिलता है, सडन लॉसेस भी उनको बियर करने पड़ जाते हैं। रिलेशनशिप में भी तनाव मिल जाता है, क्राइसिस भी थोड़े से मिल जाते हैं उनको। हेल्थ भी अप डाउन्स रहती है, कभी अप कभी डाउन्स। और यही चीज अगर लोनली अकेलापन है ना, फिर उनको भारी लगने लगता है, भी हम ये देख सकते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। अगर हम इससे ये पूछे कि हमें क्या सीखना है, जो D9 का 8th हाउस है, पर वो हमेशा भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरा ही होता है सबके लिए। वो सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि यही जो यही हाउस है हमारे डीप कर्मा को भी दिखाता है। डीप कर्मा की ट्रांसफॉर्मेशन को भी हमें दिखाता है, हमारी स्पिरिचुअल रीबर्थ को भी दिखाता है कि हम कैसे हम अ, कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल रीबर्थ को दिखाता है। हिडन ब्लेसिंग को भी दिखाता है कि जो हमें ब्लेसिंग मिल रही है, कहाँ से मिल रही है हमें नहीं मिला, लेकिन वो हमें मिल रही है। तो ये जो हाउस है ना, वो इन सब का है। कई कई एस्ट्रोलॉजर्स और ऑकल्ट रिसर्चर की चार्ट्स में D9 का 8th हाउस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये देखने को मिलता है। या हम यूं कहें कि सिंपल कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, D1 का लग्नेश सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का D9 के 8th हाउस में जाना हमें यह बताता है कि ऐसे लोगों की लाइफ कभी भी सामान्य नहीं होती। जो उनकी डेस्टिनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही चलेगी। उनको अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना ही पड़ेगा। पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में जरूर अप्स एंड डाउन रहेंगे इन लोगों की लाइफ में। मैरिज के बाद भी लाइफ हैवली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये चीजें प्रैक्टिकली हैं।
ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी वो अट्रैक्शन रहते ही रहते हैं, और सब ये होता है शादी के बाद। स्ट्रगल के बाद भी वो डीप विजडम उनको स्ट्रगल करने के बाद भी वो डीप विजडम मिलती है, क्योंकि यह योग व्यक्ति को सामान्य नहीं रहने देता। यह योग व्यक्ति को ऊंचाई की तरफ उठाता है, डीप कर्मा की तरफ लेके जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आचार्य प्रीति सेठी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।